Hello everyone, welcome to today's discussion on मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। दरअसल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में मेन एग्जाम इज द वेरी मेन स्टेज होता है और इसमें आंसर राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। आंसर राइटिंग किस तरह से किया जाए, यानी किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को कैसे लिखा जाए, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, और इसमें जनरल स्टडीज पेपर के अंतर्गत कवर किए गए सिविल सर्विसेज सिलेबस के स्टैटिक एंड डायनामिक पार्ट्स के एसेंशियल टॉपिक्स को शामिल किया गया है। यहां हम आपके सामने सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स में वैल्यू एडिशन के रूप में डिजाइन किए हैं जो आपको मदद कर सके। तो आइए सबसे पहले हमें यह समझ लेते हैं कि किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जनरल पॉइंट्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर्स। किसी भी क्वेश्चंस के यदि आंसर दें तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही यूनिक होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ही क्वेश्चंस के परिचय को दर्शाता है, उससे बतलाता है कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया है। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, देन बॉडी और देन कंक्लूजन और फिर इसके बाद सिंपल इवैल्यूएशन। तो नाउ लेट अस स्टार्ट ए इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर इज एसेंशियल एंड शुड बी restricted to 3 to 5 lines. Remember, a one-liner is not a standard introduction. It may consist of basic information by giving some definitions from the trusted source and authentic facts. अर्थात आंसर का परिचय आवश्यक है और यह लगभग 3 से 5 पंक्तियों तक ही सीमित रखना चाहिए। ये वन लाइनर के रूप में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें जो है ट्रस्टेड सोर्स और ऑथेंटिक फैक्ट्स से कुछ परिवेश डेफिनेशन देकर बुनियादी जानकारी शामिल कर सकते हैं। सेकंड आता है बॉडी। बॉडी इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आंसर एंड वन शुड बी अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन टू प्रोवाइड रिच कंटेंट. The answer must be preferably written as a mix of points and short paragraphs rather than using long paragraph or just points. Using facts from authentic government sources makes your answer more comprehensive. Analysis is important based on the demand of the question, but do not over-analyze. Understanding keywords. Underlining keywords gives you an edge over other candidates and enhances presentation of the answer. Using flowcharts or tree diagram in the answer saves much time and boosts your source score. However, it should be used logically and only where it is required. That it means किसी भी आंसर का सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका सेंट्रल पार्ट यानी केंद्रीय भाग जो, और यहां पर रिच कंटेंट प्रदान करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन को डिमांड को समझना है, उसी के अनुसार आपको रणनीति बनाना है। उत्तर को लंबे पैराग्राफ या केवल कुछ पॉइंट का उपयोग करने के बजाय जो कुछ पॉइंट्स हैं छोटे छोटे पैराग्राफ के मिक्सचर के रूप में लिखा जाना चाहिए। स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सोर्सेस से तथ्यों को लेकर आप आंसर को और अच्छे से स्टैंडर्ड बना सकते हैं। ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन जो है के आधार पर विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए ये जरूर डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस के नेचर पर।
कीवर्ड को भी रेखांकित करने से आप अन्य कैंडिडेट पर बढ़त हासिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका कंपटीशन किससे होता है, जो आपके साथ मेन एग्जाम में, कैंडिडेट एग्जाम में कॉपी लिख रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि उनको क्रॉस करके उनसे आगे आपको बढ़ना है तो डेफिनेटली है कि जो आप कीवर्ड आपने मेंशन किया है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें। कुछ चीजें हों उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। साथ ही जहां यदि आवश्यकता फील हो रही हो तो फ्लो चार्ट के माध्यम से, यदि आप फ्लो चार्ट बना देते तो उससे भी काफी समय कम बचता, क्योंकि फ्लो चार्ट जो बना हुआ होता है वो वैल्यूएशन करने वाले को क्लियर दिखता है, उससे आपका स्कोर बढ़ता है, क्योंकि कोई भी वैल्यूएशन करने वाला इतना ज्यादा चीजों को नहीं रीड करता और फ्लो चार्ट से उसको सारी चीजें दिख जाती हैं। हालांकि इसका उपयोग तार्किक रूप से और केवल वहीं पर किया जाना चाहिए जहां इसकी नीड हो। लास्ट में हम आते हैं कंक्लूजन। द एंडिंग ऑफ आंसर शुड बी ऑन ए पॉजिटिव नोट एंड इट शुड हैव ए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। However, if you feel that an important problem must be highlighted, you may add it in your conclusion. Try not to repeat and point from body or introduction. You may use the findings of reports or surveys conducted at national and international level, quotes, etc. in your answer. यानी आप ये समझिए कि आंसर के अंत सकारात्मक होना चाहिए और इसमें आपकी अप्रोच को दिखनी चाहिए। हालांकि यदि आपको लगता है कि किसी महत्वपूर्ण समस्या को उजागर किया जाना चाहिए तो आप इसे अपने कंक्लूजन में जोड़ सकते हैं। मेन पार्ट या इंट्रोडक्शन से किसी भी पॉइंट को दोहराने की कोशिश ना करें। आप अपने आंसर में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित रिपोर्ट या सर्वे के निष्कर्ष आदि का उपयोग कर सकते हैं। स्वमूल्यांकन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यह हमारे उत्तर लेखन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब हम देखिए आज हम किस टॉपिक पर आपके सामने क्वेश्चन लाने जा रहे हैं। तो ये देखिए टॉपिक का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज और इतिहास में काफी चर्चित नाम है। अब यहां पर देखिए कि छत्रपति शिवाजी टॉपिक जनरल स्टडीज के किस पेपर से रिलेट होता है। तो जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, सेम एज इट इज स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी है। तो यहां पर हम आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। जो हमारे आपके सामने क्वेश्चन है, इवेलुएट छत्रपति शिवाजी महाराज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया मैरीटाइम हिस्ट्री, डिस्कस हिज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द मराठा नेवी, द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ हिज नेवल पॉलिसीज एंड द long term impact on India's coastal defense and naval traditions। इसका मतलब यह है कि भारत के समुद्री इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान का मूल्यांकन करें, मराठा नौसेना के गठन में उनकी भूमिका, उनकी नौसेना नीतियों का रणनीतिक महत्व और भारत की तटीय रक्षा और नौसेना परंपराओं पर दीर्घकालिक प्रभाव पर चर्चा करें। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए इनके द्वारा बनाई गई नीतियां आज भी प्रासंगिक है। आज भी हमारी सेनाओं द्वारा इनकी नीतियों को देख करके अनुसरण किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने में हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय देंगे। लाइक इज छत्रपति शिवाजी वाज ए विजनरी लीडर हु एस्टैब्लिश्ड द मराठा एम्पायर एंड नेवी एट ए टाइम when European nations dominated the seas. Shivaji plotted a course for a self-sufficient naval force, giving him the title father of the Indian Navy। तो ये देखिए मेन इंट्रोडक्शन में आपने मेंशन किया क्या कि छत्रपति शिवाजी एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य और नौसेना की स्थापना की और ऐसे समय में
जब यूरोपीय नेशन समुद्र पर हावी थे, शिवाजी ने एक आत्मनिर्भर नौसेना बल के लिए एक योजना बनाई, जिस कारण उन्हें भारतीय नौसेना के पिता की उपाधि मिली। तो इंट्रोडक्शन में देखिए मेन चीज आपने मेंशन कर दिया। देन बॉडी द मेन पार्ट, you may incorporate some of the following points like each: the Adil Shahi of Bijapur, the Qutub Shahi of Golconda, and the Mughal Empire all had an impact on the Deccan region and conquered coast in the 17th century. The Adil Shahi held vital ports along India's western conquered coast, while European powers such as the Portuguese, Dutch, English, and African born Siddhi ruled the sea. Vasco da Gama arrival in Calicut in 1498. The Portuguese took control of the Arabian Sea and its trading routes. They implemented the Carthage system, which required trade permits and frequently destroyed non-compliant ships, limiting Indian merchants. To strengthen their position, the Portuguese created colonies along the conquered coast, including Vasai, Chaul, Daman, Goa, Basrur, and Mangalore, backed by a powerful naval fleet. Along with the Portuguese and British, the Dutch and French were active along India's coastline. The Siddhi had established themselves in Jazeera on the conquered coast. When Shivaji began his independence campaign, the coast of Konkan was plagued with allied powers. The Siddhi was formidable opponent of the Maratha state. He carried fire and sword everywhere along the Maratha coast. He was a constant bother, troublesome as a rodent in the home. By taking Toran Fort in today's Pune district, Shivaji established his empire as Swarajya. Shivaji annexed most of the known Konkan and Kolhapur district into a Swarajya, gaining control of key northern ports like Kalyan and Bhiwandi, while also increasing its influence in trade and nautical affairs. Between 1657 and 1658, Shivaji expanded his control over 100-kilometer stretch of the Konkan coast, from the Savitri River to the northern forts of the Koj and Aserigarh. He also took numerous strategic forts, including Surgarh, Birwadi, Tala, Ghosle, Sudgarh, Kangori, Raigarh, formerly known as the Rairi, expanding his dominion and directly confronting the Siddhi territories. That means बीजापुर की आदिल शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और मुगल साम्राज्य सभी का 17वीं शताब्दी में दक्कन क्षेत्र और कोंकण तट पर प्रभाव था। आदिल शाही ने भारत के पश्चिमी कोंकण तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर कब्जा कर रखा था, जबकि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और अफ्रीकी मूल के सिद्दी जैसे यूरोपीय शक्तियों ने समुद्र पर शासन किया था। 1498 में वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने के बाद पुर्तगालियों ने अरब सागर और उसके व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने कार्टाज प्रणाली लागू की। इसके लिए व्यापार परमिट की आवश्यकता थी और अक्सर गैर अनुपालन वाले जहाजों को नष्ट कर दिया जाता था, जिससे भारतीय व्यापारियों की पहुंच सीमित हो जाती थी।
अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पुर्तगालियों ने कोंकण तट पर वसई, चौल, दमन, गोवा, बसरूर और मैंगलोर सहित कई कॉलोनियां बनाई, जिन्हें एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े का समर्थन प्राप्त था। पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ साथ डच और फ्रांसीसी भी भारत के समुद्र तट पर सक्रिय थे। सिद्दी लोगों ने कोंकण तट पर जंजीरा में खुद को स्थापित कर लिया था। जब शिवाजी ने अपना स्वतंत्रता अभियान शुरू किया तो कोंकण का तट विदेशी शक्तियों से त्रस्त था। सिद्दी मराठा राज्य के एक दुर्जय विरोधी थे। वे मराठा तट पर हर जगह आग और तलवार लेकर चलते थे। वे हमेशा परेशान करने वाले थे, घर में चूहे की तरह परेशान करने वाले, जैसे कि घर में चूहे परेशान करते रहते हैं। तोरण किला, जो कि वर्तमान में पुणे जिले में है, वहां पर भी इन्होंने कब्जा करके शिवाजी ने अपना साम्राज्य या स्वराज स्थापित किया। शिवाजी ने कोंकण और कोल्हापुर के अधिकांश जिलों को स्वराज्य में मिला लिया। कल्याण और भिवंडी जैसे प्रमुख उत्तरी बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और साथ ही व्यापार और समुद्री मामलों में अपना प्रभाव भी बढ़ाया। 1657 एंड 1658 के बीच शिवाजी ने सावित्री नदी से कोहोज और असेरीगढ़ के उत्तरी किलों तक कोंकण तक के लगभग 100 किलोमीटर के हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने सूरगढ़, बिरवाड़ी, ताला, घोसले, सुधागढ़, कंगोरी और रायगढ़, जिसे रायरी के नाम से भी जाना जाता था, इन जैसे सहित कई रणनीतिक किलों पर कब्जा कर लिया, जिससे उनका प्रभाव बढ़ा और सिद्धि क्षेत्रों में उनका सीधा मुकाबला हुआ। अंततः निष्कर्ष क्या निकला? शिवाजी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल माइट इन द काउंटरिंग यूरोपियन domination over maritime trade routes and protecting key exports along the Konkan coast, with foreign trade critical to state revenue and pirates posing a continual threat. Shivaji recognized that naval might was required to protect his realm. According to historian Surendranath Sen's book Administrative System of the Maratha 1925, while the Maratha excelled in land combat, the sea was a new frontier and Shivaji remains the first king in Indian history to establish a fleet with a definite political strategy। अर्थात शिवाजी को समुद्री व्यापार मार्गों पर यूरोपीय वर्चस्व का मुकाबला करने और कोंकण तट पर प्रमुख निर्यातों को रक्षा करने में नौसेना की शक्ति के महत्व का एहसास था। राज्य के राजस्व के लिए विदेशी व्यापार महत्वपूर्ण था और समुद्री डाकू लगातार खतरा पैदा कर रहे थे। इसीलिए शिवाजी ने महसूस किया कि उनके राज्य की रक्षा के लिए नौसेना की शक्ति की आवश्यकता है। और इतिहासकार जो हमारे हैं, सुरेंद्रनाथ सेन की लिखी गई पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मराठा जो 1925 में हुई, उसके अनुसार मराठा भूमि युद्ध में तो माहिर थे, लेकिन समुद्र उनके लिए नई सीमा थी। और शिवाजी भारतीय इतिहास में पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने एक निश्चित राजनीतिक रणनीति के साथ एक बेड़ा स्थापित किया। तो देखिए, और आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप हिस्ट्री में पढ़ें तो मराठा एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ें, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, खासकर शिवाजी के बारे में फैक्ट्स को याद रखें। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का तृतीय युद्ध, इसके बारे में भी अध्ययन करें। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस यदि आते हैं तो उनका आंसर देने में आसानी रहेगी। जैसा कि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर यदि हम नजर डालें तो सिविल सर्विसेज मेन 2014 में एक क्वेश्चन आया था, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761, व्हाई वर सो मेनी एम्पायर सेटिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत। मतलब पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत में साम्राज्य को हिला देने वाली
इतनी सारी लड़ाइयां क्यों लड़ी गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डिड द नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट nail in the coffin of British colonial aspirations in India? ये भी सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका मतलब यह है कि नौसेना विद्रोह किस प्रकार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक आकांक्षाओं के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो अच्छा तैयार करें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।